अभी मैं आपने डायबिटीज की बात करी, मार्केट गिविंग की बात में, एक कंपनी है, मुझे नाम नहीं आ रहा, डायबिटिक करके कुछ नाम है, उन्होंने क्या बताया कि आप हमारा आटा यूज करो। उन्होंने फुल स्टडी दिखाई कि जिन लोगों ने हमारा आटा यूज किया उनकी इंसुलिन स्पाइक नहीं हुई। उन्होंने आटा बना रखा है अपना खुद का, आई गेस लगता है 2-4 प्रोडक्ट और भी है उनके, डायबेक्सी समथिंग कुछ, हाँ डायबेक्सी कुछ करके, हाँ मैम वही। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। सी दैट्स अबाउट मार्केटिंग, वही हम बहुत देर से डिस्कस किए जा रहे हैं, मार्केटिंग एट इट्स पीक। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। आपको मेजर चीजें क्या है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए शुगर का जो ट्रीटमेंट होता है, आइडियली अगर आप देखोगे तो शुगर ट्रीटमेंट कंप्राइज ऑफ 60-70% योर डाइट, बल्कि 50% योर डाइट, 20-30% योर एक्सरसाइज एंड 10-20% आपका जो ड्रग थेरेप्यूटिक जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। तो अगर आप इसमें से 50% वाला एक्सक्लूड ही कर दोगे, डाइट का मतलब नहीं होता कि आप, जैसे कई बार क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि अब पहले आपकी फीस देंगे, फिर उसके बाद आप जो सामान लिखोगे वो खरीदना है, फिर उसके बाद अब हमें अपने आप को भी चेंज करना है, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। इससे बेटर हम दवाई ले लेंगे। डाइट इज नॉट अबाउट दैट कि आप कितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप कितना मार्केट को अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हो। डाइट इज अबाउट जो आपके पास है, आप वो कितना माइंडफुली खा रहे हो। डाइटिंग इज दैट, डाइटिंग के साइंस ही है माइंडफुल ईटिंग। तो आप चाहे डायबेक्सी का आटा खा लो, चाहे आप बाजरा खा लो, चाहे आप ज्वार खा लो, आप उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं रखोगे, आप उसको प्रॉपरली एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं खाओगे, तो आपको कोई असर नहीं होने वाला है। डायबेक्सी का आटा ऑब्वियसली उसके थोड़े रिजल्ट्स हैं अच्छे कंपैरेटिव टू अदर्स, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके भी नहीं है। पेशेंट्स वेट गेन करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट देते हैं ना क्लाइंट को या पेशेंट को, तो उनको लगता है अब ये इस प्रोडक्ट का काम है, हमारा काम नहीं है, अब हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमें खाना है, क्योंकि ये डायबेक्सी का आटा है। तो वो एक्सेस खा लेते हैं। अब वो एक्सेस खा रहे हैं तो कैलोरीज तो आएंगी, वो कैलोरीज क्या करेंगी, शुगर बढ़ाएंगी, वजन बढ़ाएंगी, तो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। इनिशियली लोगों को लगता है कि क्योंकि बॉडी एकदम से जब स्विच करती है ना दूसरी चीज पे, तो मेटाबॉलिज्म थोड़े टाइम के लिए बहुत डिफरेंट स्टेट में चला जाता है, समझ नहीं आता कि क्या पैटर्न है, तो रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब बॉडी समझ चुकी है, लेकिन अब आपको ये पता चले कि इससे शुगर लो हो रही है, क्योंकि आपने इनिशियली रिजल्ट देखे, अब आप भी नॉर्मल हो चुके हो, नेचुरली खाना शुरू कर चुके हो, तो आप एक्सेस खाना वापस शुरू कर देते हो। कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं करना चाहोगे। मैम मार्केट में इतनी फियर मॉन्गरिंग हो गई है कि अगर आपने ये नहीं लिया ना तो आपकी डायबिटीज कम नहीं होगी। और जैसे कि अभी मैम नमक के बारे में भी चीजें हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। छोड़ दो आज के बाद खाने में सफेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चलेगा, काला डालो, सेंधा डालो, सफेद डालो, सब्जी में है वो जो चलेगा। सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत वहीं डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो, और एक सफेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना, गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखे। नमक जो है ना, हमें हमेशा आयोडाइज लेना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज नमक, जैसे इंडियंस जो है उनकी डाइट में ऑलरेडी आयोडीन कम होता है, क्योंकि मेजर फ्रैक्शन इज वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में सोर्सेज ही नहीं है आयोडीन के। इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों आयोडाइज कर दिया था नमक को, सबसे सस्ता क्यों रखा था? रीजन यही था, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आयोडीन की डेफिशिएंसी के इतने बढ़ रहे थे, इतने केसेस आ रहे थे, कि गवर्नमेंट ने देखा कि कैसे इस चीज को मेंटेन किया जाए और पॉपुलेशन के साथ जस्टिस किया जाए। तो उन्होंने नमक, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो नमक सत्याग्रह वाला मूवमेंट था, जो सबके लिए सस्ता भी कराया गया उसको, क्योंकि उसके बिना खाना नहीं खाया जाता, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे सस्ती चीज को ही हम आयोडाइज कर देते हैं ताकि सबकी वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली नमक जो है आप आयोडाइज ही लो, क्योंकि जो आप नॉर्मल ब्लैक सोल्ट ले रहे हो या ऑर्गेनिक सोल्ट ले रहे हो, उसमें आपकी सीधी एक्सट्रैक्शन होती है, जिस लेयर से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सारे ऑर्गेनिक सोल्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाई इन मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो ये सारे के सारे आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें खाना है कम अमाउंट में, माइक्रो अमाउंट में। और अब वही शरीर में बढ़ते जा रहे हैं, तो वो डिसबैलेंस क्रिएट होगा, आपको दूसरे सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, हाई फास्फोरस हो जाएगा। हाई फास्फोरस होते ही आपकी बॉडी में पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, आपकी जो वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो स्टिफ हो सकती हैं, मतलब इस तरीके की कंडीशन कोज हो सकती है बॉडी में। तो इसीलिए एक सोर्स जो आयोडीन का है उसे एक्सक्लूड करने की जगह आप नॉर्मल अपने कुकिंग में तो आप आयोडाइज्ड सोल्ट यूज करो, ऊपर से थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करना है तो ब्लैक सोल्ट ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो हो सकता है आपको ब्लैक सोल्ट पूरा करके दे देगा। तो एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए हमें हमारे नॉर्मल आयोडाइज्ड सोल्ट को। मैम ये तो शायद आप और मैं समझ रहे हैं, जैसे मेरी मम्मी है या मेरे पापा है, उनको तो लगता है कि यार इनके बाल सफेद है, मतलब ये सही बोल रहे होंगे, इतना कॉन्फिडेंस से ये बोलते हैं कि इसके एडवाइस पापा मुझे आगे देते हैं कि
देखो कल से ना हम काला नमक खाएंगे। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझाना। आपकी जैसे क्रोनोलॉजिकल एज है वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक बेनिफिट ऐड कर देती है फ्री का, कि आप बहुत अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो। बट वही चीज है कि बड़े तो गधे भी हो रहे होते हैं और बड़े मतलब एक इंटेलिजेंट लोग भी हो रहे होते हैं। एज कैन नॉट डिफाइन योर विद योर नॉलेज। हाँ मैम, इन्होंने एक चीज और करी। अब इन्होंने तो नमक का बता दिया कि सफेद नमक, काला नमक, इन्होंने शुगर का ही बताया। अब इन्होंने क्या कर दिया कि पूरी इंडिया को ये बताया कि शुगर मत खाओ बट गुड़ जरूर खाओ, जबकि मैम जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों सेम चीज ही है। इन्होंने जो शुगर को अवॉइड करने के लिए बोला ना, वो शुगर इन्होंने प्रोसेस्ड वे में मना किया है। तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग ऑफ शुगर, जो प्रोसेस शुगर है वो ऑलरेडी रिफाइंड है, सीधा ग्लूकोज है। जैसे अगर आप उसको पानी में डालोगे इंस्टेंट एनर्जी देगा, वो भी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हो। साथ में जो प्रोसेसिंग टेक्निक यूज है उसमें सल्फर उसमें ऐड होता है ऑब्वियसली। तो जो वो सल्फर है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कोज कर सकता है, बहुत एसिडिटी कोज कर सकता है। आप कभी ट्राई करना, एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी डाल के उसको पीना, और फिर उसके आधे घंटे तक कुछ और मत लेना। आपको थोड़ा एसिडिटी फील होने लग जाएगी, क्योंकि शुगर अपने आप में, फ्री शुगर अपने आप में एसिडिक होती है, प्लस सल्फर और ऐड हो गया तो वो एसिडिक और ज्यादा हो जा रही है। तो इसीलिए दोनों ही तरीके से वो हार्मफुल है। लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट अगर आप जैगरी यूज कर रहे हो, अगर आप खांड यूज कर रहे हो, देसी खांड या शक्कर यूज कर रहे हो, तो भी आपको उसको लिमिटेड अमाउंट्स में ही लेना है। एक्सेस तो उसका भी नहीं करना है। बट हाँ, ये हो सकता है कि वो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि गुड़ में, देसी खांड में और शक्कर में एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती। एक टर्म होती है एम्प्टी कैलोरीज, जो कि मतलब आपको सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, एडिड बेनिफिट कुछ नहीं है। तो चीनी में वही है, लेकिन गुड़ में विटामिन सी भी मिल रहा है आपको, फास्फोरस भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसे ही देसी खान में, क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड है। ऑन दैट टर्म्स ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बट अगर कैलोरी कॉन्शियस हो तो वो भी आपको कम अमाउंट में खाना पड़ेगा। नहीं, लोग तो मैम यही सोचकर खा रहे हैं। इन्होंने बताया भी कुछ इस तरीके से कि मतलब अगर आप चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगा, और लेकिन आप जागरी वगैरह खाओगे या गुड़ खाओगे तो शुगर नहीं हो। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो वही चीज है। थोड़ी बात आप बोल रहे हो, आधा आधा ज्ञान, सुपरफिशियल आप अगर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो उसी तरीके की रिजल्ट्स देती है। आप एडुकेट करो लोगों को। आप ये मत बताओ कि आपको यही खाना है, जस्ट टेल देम कि आप ये चीजें खा रहे होगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब सोर्सेज आप खुद सोचो, अमाउंट आप खुद सोचो। तो ऑब्वियसली आपको लोगों को समझाने की जरूरत है। उनको आप एक ही चीज के बारे में अगर आप उनको गाइड कर दोगे तो वो उसी चीज के पीछे, क्योंकि लोगों में एक शीप रेस होती है, भेड़ चाल में चलते रहते हैं। ये आपने आज ये बोल दिया, एक को बेनिफिट्स है, वो सब इसी तरीके से चल रहे होंगे। बेनिफिट्स दोनों के अपने अपने लेवल पे हैं। अब चीनी की अगर हम बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिया के टाइम पे वो बेस्ट सॉल्यूशन है, इंस्टेंट एनर्जी देगा, क्योंकि शुगर लो थी। तो ये भी नहीं कह सकते वो बहुत बुरी है, लेकिन एक्सेसिवली यूज करे तो वो भी बहुत बुरी है। ऐसे गुड़ है, शहद है, देसी खांड है, एक्सेसिवली यूज करे तो कैलोरीज ज्यादा दे रहे हैं, साथ ही साथ आप वेट गेन करा रहे हैं। तो आपको माइंडफुली चूज करना पड़ेगा दोनों में। हमारे एक यूट्यूबर, शायद आप भी नाम जानते होंगे, नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने ना अभी एक मुहिम छेड़ी थी कि वो बता रहे थे कि एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में कितना शुगर है। उन्होंने बिल्कुल लिटरली शुगर क्यूब्स रखना शुरू कर दिया था अपने वहां पे, इसमें इतना शुगर, इसमें इतना शुगर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ तो उन्होंने गलत बताया कुछ, उन्होंने हर चीज का फियर मॉन्गरिंग कर दी। मतलब उन्होंने शुगर को इतना ज्यादा कल्पित दिखा दिया कि भाई कोकीन है शुगर, उन्होंने हर चीज में शुगर। उन्होंने इवन कह दिया कि जो ग्लूकोन डी आप पीते हो उसमें 96% शुगर है। मैं कहूँ कि भाई ग्लूकोज बना ही उस तरीके से है, ग्लूकोज का नाम ही शुगर है। ग्लूकोज आप उसमें भी दिखा रहे हो कि इसमें 90% शुगर है, तो ग्लूकोज में आप और क्या उम्मीद करते हो ग्लूकोज से? देखो, शुगर कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो सब शुगर में ही कन्वर्ट होता है। बस आप किस नाम को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो। अगर वही हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट खाओ, इतना % कार्बोहाइड्रेट खाओ, तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं अच्छा है। फिर उसी को आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल दो तो वो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने उसको शुगर बोल दिया, आपने उसको रिफाइंड शुगर बोल दिया, आपने उसको प्रोसेस्ड शुगर बोल दिया, तो वो बहुत फियर मॉन्गरिंग हो जाता है। शुगर इज नॉट बैड अगर आप लिमिट्स में खा रहे हो, आप नेचुरल सोर्स से खा रहे हो, विदाउट प्रोसेसिंग खा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी सस्टेन ही शुगर से करती है। बिल्डिंग तो हो गई प्रोटीन से, आपकी कैलोरीज, आपकी एनर्जी स्टोर हो गई फैट से, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो आप इवन आप सुन रहे हो, ये भी एनर्जी रिक्वायर करता है। सो हर चीज को जो एनर्जी चाहिए वो शुगर से ही मिल रही है आपकी बॉडी में, और उस शुगर का नाम ग्लूकोज है। तो अब डिपेंड करता है आप कौन से शुगर खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, कब खा रहे हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शुगर इज नॉट बैड। आपके ब्रेन फोग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप शुगर नहीं ले रहे होगे, ग्लूकोज नहीं ले रहे होगे। लोग पहुंच जाते हैं अलग अलग तरीके की डाइट्स पे, एकदम से फिर उनको चक्कर आते हैं, कमजोरी, थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा कोग्निटिव फेलियर्स, मतलब कंफ्यूजन स्टेट। तो ये सारी चीजें होती है कि ब्रेन जल्दी से स्विच नहीं करता अपने एनर्जी सोर्स को अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज
मतलब शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज। लेकिन आप ज्यादा खा रहे हो, प्रोसेस्ड खा रहे हो, प्रोसेस्ड चीजों के साथ जब ऐड करके बनाई हुई शुगर आप खा रहे हो तो वो बैड है ऑब्वियसली। ना वैसे भी शुगर तो हम ऐसा मन नहीं करता कि मैं किचन में गया 1 चम्मच शुगर खा लिया। शुगर तो हम तभी कंज्यूम कर रहे थे जब वो फैट और कार्ब्स के साथ मिल जाए, तब वो जाकर एडिक्टिव बनता है, जैसे मिठाई, केक, बिस्किट। बट फिर भी लोगों ने शुगर को ही बिल्कुल कल्प्रिट बना रखा है। अब लोगों को लगता है कि उन्होंने एक गिलास दूध पी लिया तो उनको शुगर नहीं मिली। शुगर तो वहां से भी मिली है बट उसका टाइप दूसरा है, ग्लूकोज फॉर्म में नहीं मिला, लैक्टोज से मिला। लेकिन लैक्टोज भी जब अल्टीमेटली प्रोसेस होगा बाय योर बॉडी तो वो ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज को भी अल्टीमेटली एक टाइम पे ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है। योर होल बॉडी सिस्टम इज वर्किंग टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। आप जो मर्जी खा लो क्योंकि बॉडी चाहती है एनर्जी टू डू इट्स फंक्शन। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। तो सिंपल सी चीज है, आप क्रेविंग्स जो होते हैं उसके अलग अलग रीजन होते हैं। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट वाला जो पार्ट, हम आपके ब्रेन को अगर पता चल गया कि इसका टेस्ट ऐसा आता है और आपने इतना प्लेजर, आपका डोपामिन हिट कर गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को क्रेव करोगे बार बार, हैबिट फॉर्म हो जाएगी उसकी। आप डायबिटिक एजुकेटर भी हो, मैं एक डायबिटीज से रिलेटेड सर ने ही कुछ बोला है, मैं वो दिखाऊंगा और बताना कि क्या डायबिटीज में सच में कुछ ऐसा होता भी है या नहीं। कि जब भी आपकी शुगर 500 आ जाए, 600 आ जाए, 400 आ जाए, तो गोली नहीं खानी, इंसुलिन लगानी। 250 ग्राम करेला लेना है, 250 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं, उनको मिक्सी में क्या करना है, चटनी बना देनी है, और एक परात लेकर उसमें पैरों से क्या करना है, ऐसे ऐसे मथना है। 15 मिनट में, 20 मिनट में मुंह पे स्वाद आ जाएगा। उसके बाद 5 मिनट फालतू कर लेना और शुगर चेक कर लेना। 100 में से 90 बार आपकी शुगर 500 के अपने आप 250, 150, 200 आ जाएगी उसी टाइम। लेकिन आपको क्या करना है, हॉस्पिटल भागना है। 500 शुगर होने के बाद ये चीज करनी है, मतलब बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर, जैसे आई एम वर्किंग इन गंगाराम, तो एवरी डे इतने पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे। रात को 11 बजे भी लोगों के कॉल आ जाते हैं कि मैम शुगर हमारे पेशेंट की 500 है, 600 है, और वो बोल भी नहीं रहे हैं, अब हम क्या करें, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, उनको इंसुलिन कितना दे दें, कैसे दे दें। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर शुगर 250 है, अगर शुगर 300 है, तो भी इंसान के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। शुगर की प्रॉब्लम में लोग बहुत लो इन एनर्जी क्यों फील करते हैं? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हाई शुगर का मतलब है आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही बट एक्सेसिवली लोड बढ़ा रही है आपके दूसरे एरियाज पे जहां पे उसको एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करनी, और जो सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए थ्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि आप चल फिर पाए। इवन बोलना भी पसंद नहीं आता, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग शुगर के साथ में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब शुगर 600 है, 500 है, 400 है, इट इंड्यूस स्लीप। सबसे बड़ा सिम्टम है हाइपरग्लाइसीमिया का, स्लीपीनेस। तो वो नींद इतनी आ जाती है, और अगर बहुत जैसे 500-600 इज वेरी हाई, ग्लूकोमीटर भी उसमें रीडिंग नहीं देता, HI लिख के आता है उसमें, पेशेंट को पता नहीं होता कितनी शुगर है। उस 400-450 तक कुछ ग्लूकोमीटर से जो 500 तक की रीडिंग दिखाते हैं, उसके ऊपर तो वो रीडिंग ही नहीं दिखाते। तो इसका मतलब अब पेशेंट में तो हिम्मत ही नहीं है खड़े होने की। अब वो करेला लेना है, नीम लेना है, उसको पहले मिक्सी में पीसना है, 5 मिनट वहां लग गए, उसके बाद वो कह रहे 15 मिनट तक उसको उस पर चलाना है, उसके बाद शुगर नॉर्मल होनी शुरू होगी। तो एक सोते हुए इंसान को आप कैसे उस पर रात में खड़े करके चलाओगे? तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हो सकता है उससे कम हो सकती है शुगर, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जब लोग ऑलरेडी पैनिक कर जाते हैं, पेशेंट तो पेशेंट, साथ वाले लोग भी पैनिक कर जाते हैं। 11 बजे मुझे कॉल आते हैं पेशेंट्स के कि अब क्या किया जाए सिचुएशन में, इतना पैनिक सिचुएशन होती है। तो दिस इज टोटली रबिश। 15-20 मिनट के बाद तो ही सिंह 5 मिनट और फालतू कर लो, उसमें भी सर्टेनिटी नहीं है कितनी देर बाद आएगा। वो इतनी रिस्की सिचुएशन है, अगर उसमें आपने इंस्टेंट नहीं उनको ट्रीटमेंट दिया तो वो डायबिटिक कोमा हो सकता है। डायबिटिक कोमा में ब्रेन डेड हो सकता है, डायबिटिक कोमा में पैनक्रियाज पे पूरा इफेक्ट आ सकता है, लिवर पे आ सकता है, हार्ट पे आ सकता है, और किडनी अटैक डायबिटिक कोमा के साथ ही आ सकता है। तो इतने सारे ऑर्गन्स को आप डेंजर में क्यों डालोगे? यू हैव अ सोल्यूशन। मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस क्यों किया है खुद को, क्यों ग्रो हुआ है, क्यों इतनी रिसर्च हो रही है डेली? गिव अ क्वालिटी लाइफ व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपके पास जब इंसुलिन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू टेक दैट? उन्होंने तो बताया इंसुलिन न लेके आप परात में, आप चल ही नहीं सकते। आप सोचो 4 लोग तो उनको इधर से सोते हुए इंसान को पकड़ रहे हैं, 4 इधर से, क्योंकि हमारा नॉर्मल वेट से डबल वेट हो जाता है सोते हुए। आप एक नॉर्मल इंसान को उठाओ गोद में, एक आप सोते हुए को उठाओ, दोनों में वेट का डिफरेंस आपको पता चलेगा। कैसे चलेगा वो इंसान परात में? हो ही नहीं सकता पॉसिबल। पता नहीं ऐसी चीजें क्यों बोलते हैं, इनकी ऐसी चीजें बहुत सारी हैं कि उससे उनके इंस्टीट्यूट को मार्केटिंग मिलती है, वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे, एलोपैथी ट्रीटमेंट छोड़ेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑलवेज। अब कहीं ना कहीं इनके कारण आयुर्वेदिक भी बदनाम होता जा रहा है। आयुर्वेदिक साइंस इज टोटली डिफरेंट, एलोपैथी इज टोटली डिफरेंट, न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट। व्हेन अ पर्सन इज सिक, उसको सब साइंसेस से कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा इन बिटवीन का होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि हम एलोपैथी वाली ले रहे हैं, हम क्या चेंज करें? एलोपैथी डॉक्टर मना कर देता है, आई कैन नॉट क्लब दीज थिंग्स। इसीलिए एक नई टर्म मार्केट में आ रही है होलिस्टिक, जिसमें सारी साइंस का मिक्सचर करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो
ऑब्वियसली वो होलिस्टिक हेल्थ जो है वो अलग अलग लेगा, आयुर्वेदा से थोड़ा पार्ट लेगा, एलोपैथी से थोड़ा पार्ट लेगा, न्यूट्रिशन से थोड़ा पार्ट लेगा, लाइफस्टाइल, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा पार्ट लेगा, क्योंकि आपने एक दिन में हेल्थ खराब नहीं करी है, वो भी लंबे टाइम से बहुत मिक्स करके गंद मचा के हेल्थ खराब की है। तो उसके लिए चाहिए आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट। तो एक चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते कभी भी। मैम अभी मार्केट में एक चीज और भी बहुत ज्यादा है, वेट लॉस। हर किसी से आप पूछोगे तो वेट लॉस की तरफ ही है, इंस्टेड उन्हें फैट लॉस की तरफ होना चाहिए। वेट एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखना चाहिए हमें। तो वेट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी प्लस द वाटर मास। अब उसमें आपका सबका ना एक परसेंटेज सेट है, तो आपका फैट परसेंट कितना है, वाटर मास कितना है, स्केलेटल मास कितना है, मस्कुलर मास कितना है, वो सारा वेट मिला के वेट होता है। अब वेट लॉस में अब डिपेंड करता है आपको कौन सा वेट लॉस करना है। वेट लॉस जब हम कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फैट ही होता है। वाटर मास आप लूज नहीं करोगे, डिहाइड्रेट हो जाओगे। मसल मास आप लूज नहीं करोगे, श्रेडेड हो जाओगे। स्केलेटल मास आप कम नहीं करोगे क्योंकि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली एक्सेस जो बढ़ता है बॉडी में और इजीली जो बढ़ता है, जो प्रॉब्लम भी देता है, दैट इज योर फैट वेट। तो ऑब्वियसली आपको उसी से गेट रीड होना होता है। तो राइट वर्ड इज फैट लॉस। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो नॉट 100% कि आप एक ही वर्ड को ले सकते हो। तो वेट लॉस में आपको पहले आपके पेशेंट का या क्लाइंट का पता होना चाहिए कि उनका BCA कितना है। BCA के बेसिस पे आप देखोगे इनका बॉडी का टारगेट क्या होना चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। मैम अभी जो हमारी मदर है या फिर सिस्टर है या फिर वाइफ ही है जो कि शायद ऑफिस नहीं जाती हैं, उनका काम हाउस होल्ड का ही है, हाउस वाइफ है वो, उनके लिए अगर मैं बोलूँ कि उनके लिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए तो क्या क्या होनी चाहिए हेल्दी रखने के लिए खुद को? हाउस वाइफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट टेकिंग देमसेल्व्स एज सीरियस। उनको लगता है कि सब बाहर जा रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत जरूरी होनी चाहिए, बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको एनर्जेटिक होना चाहिए, हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, काम करके आएगा, उनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। मतलब सबका ध्यान रखेंगे, खुद का नहीं रखती है। सबसे जल्दी उठते हैं, सबसे एंड में सोते हैं, खाने में भी सारी लेविश चीजें, सारी न्यूट्रिएंट रिच चीजें वो सोचते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन-लॉज के लिए, सबको दे दी जाए। एवरीडे बेसिस पे ये तरीके की चीजें हम देखते हैं। मोस्टली इट इज आउट ऑफ देयर विश, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है इंडियन सोसाइटी में, एंड रिमेनिंग ऑफ द टाइम इट इज फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन टू देम। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों को देखते हुए एक आइडियल डाइट फॉर अ हाउसवाइफ होनी चाहिए कि क्योंकि वो जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग में उठते के साथ उनको सबसे पहले वो चाय के बिना नहीं उठती। एम्प्टी स्टमक वाली चाय उनको नहीं देनी चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड काउटिक ईटिंग। काउटिक ईटिंग क्या होती है कि कुछ भी खाना किसी भी समय पे खाना जो कि आपको हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जो कि हाउसवाइफ्स में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो सुबह उठती हैं, चाय पीती हैं, खाली पेट काम में लगे रहते हैं, इस बीच में चाय दोबारा मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कॉन्टिन्यूसली लगे रहेंगी। देन फाइनली दे आर फ्री बाय 10 AM। अब 10 बजे वो फ्री होती हैं। अब देखती हैं कि अब खाने में क्या बचा है, क्योंकि दे डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट इन देम। साथ ही साथ सोचते हैं अपने लिए भी क्या पकाना, तो वो पकाती नहीं है। अब इस सब के चलते हुए वो पहले तो रात का बचा हुआ देखती हैं, उसे फिनिश करना है, वो फिनिश हो गया, पेट भर गया, वो भी चाय के साथ। एसिडिटी बढ़ती जा रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता जा रहा है। उसके बाद में उनका ब्लोटिंग इश्यूज, सेंट्रल फैट बढ़ता जाएगा। हाउसवाइफ्स को मोस्टली आप सेंट्रल फैट देखोगे बहुत ज्यादा होता है। रीजन यही होता है, मतलब मेरी खुद की मास्टर्स में रिसर्च भी इसी पे थी, हाउसवाइफ्स और अर्बन वुमेन के बीच में ओबेसिटी को लेकर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें भी हमने यही देखा था कि हाउसवाइफ्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो बेसिकली उनको सबसे पहले अपना नॉर्मल पानी से दिन शुरू करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई डिटॉक्स वाटर है या XYZ कुछ भी फालतू मार्केट की चीजें, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक गिलास गर्म पानी पियो। आई माई सेल्फ स्टार्ट माई डे विद हॉट ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद इन बिटवीन आपको नट्स खाने हैं, एक हैंडफुल सर्विंग ले लो। अब वो सोक्ड होंगे तो ज्यादा बेटर है, बिना सोक्ड होंगे तो भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर यू आर लिविंग इन। उसके अमाउंट भी मैटर करती है। उसके बाद वो अपना काम करना चाहते तो 1-2 घंटा काम करें, क्योंकि इनिशियली जब हम उठते हैं तो 8 बजे मॉर्निंग में कोर्टिसोल हमें एनर्जी देता है टू डू आवर वर्क, तो वो 1-2 घंटा काम कर पाएंगी। लेकिन अब वो एम्प्टी स्टमक नहीं है, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। देन बाय 8, 9 और 10 AM उनको कुछ प्रोटीन रिच लेना चाहिए। प्रोटीन रिच दे कैन हैव बॉइल्ड चना, बेसन चीला, उसके साथ में वो सब्जी की चटनी या ऐसी कुछ भी चीज जो इजी टू मेक है और जिसमें उन्हें ये ना लगे कि उनको बहुत ज्यादा अपने लिए काम करना पड़ रहा है। अगर उनको चाय लेना है नाश्ते से या तो आधे घंटे पहले लें या आधे घंटे बाद, क्योंकि वो आयरन को हाइंडर कर देता है, तो जिससे उनका आयरन भी मेंटेन रहेगा और चाय की क्रेविंग भी सफाइस हो जाएगी। देन उसके बाद मिड मील में समवेयर वो एक फ्रूट का पोर्शन ले सकती हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करना भी नहीं है, फ्रूट तो आपने वॉश किया डायरेक्ट भी खा सकते हो। लंच में 1 कटोरी दाल जरूर होनी चाहिए। सैलेड होना चाहिए आइडियली, बट अगर नहीं है तो इवन इफ इट्स हाफ अनियन होना जरूर चाहिए। आप लो साथ में आप 2 चपाती
विद 1 टीस्पून ऑफ घी एंड एनी सब्जी जो भी अवेलेबल है, बिकॉज अभी हम हेल्थ इश्यूज की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल डाइट की बात हो रही है। आफ्टर दैट इवनिंग में, बिकॉज अब हम वापस ड्रॉप होते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, कॉर्टिसोल कम हो रहा है, मेलाटोनिन बढ़ रहा है विच इज स्लीप इंड्यूसिंग, तो उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने के लिए 1 कप चाय कॉफी इजी। आफ्टर दैट डिनर, अगेन डिनर में सैलेड इन अ मिनिमल पोर्शन, अगर आपको ज्यादा इश्यूज है सैलेड पे तो सोटे कर लो, नहीं तो नॉर्मल सैलेड, जो भी आपका डाइटरी हैबिट्स हैं, चावल है, चपाती है, डिनर जितना लाइट होगा उतना बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि डिनर लाइट होने के नाम पे आपको पर्टिकुलर सूप्स में ही जाना है या सिर्फ वेजीज में ही रहना है, नो, दिस इज नॉट अ लाइट डिनर। आर इंडियन नॉर्मल स्टेपल मील विच इज खिचड़ी, विच इज दलिया, विच इज दाल चावल, इज वेरी वेरी लाइट, और रात को आप इजीली ये खाओ विद 1 अनियन और 1 टोमेटो, or if suiting then cucumber or whatever, and after that sleep के time पे it's good if you can have a glass of milk, it's good if you can have a cube of paneer, so simple। along with this throughout the day maintain your hydration, so that's simply enough to make गुड हेल्थ। एसिडिटी दूर रहेगी, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, गट हेल्थ बेटर रहेगी, एवरीथिंग इज गुड। और मैम ये तो बात हुई जो हाउस वाइफ है, जो ऑफिस वुमेन है, उनके बारे में क्या कहो? ऑफिस गोइंग फीमेल्स के लिए ड्यूअल बर्डन हो जाता है, क्योंकि उनको हाउस होल्ड भी देखना है। इंडियन सोसाइटी में तो उसको दोनों ही काम करने हैं, एंड नॉट इवन इंडियन सोसाइटी, आप कहीं भी देख लो, हाउस मतलब फीमेल के लिए घर भी संभालना है, काम भी करना है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि घर में रहने पे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने के चांसेस उतने नहीं होते हैं। व्हेन अ पर्सन इज गोइंग आउट, बाहर जाना है, खूब उनको मे बी एक एसी में बैठे रहना है, क्योंकि वर्किंग है, तो यू कैन इमेजिन कि एक एमएनसी या नॉर्मल कंपनी में भी एसी आराम से है, उसकी वजह से डिसबैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। अलोंग विद दिस बैलेंस्ड मील पैटर्न, वर्किंग फीमेल्स के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना होगा, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वर्किंग फीमेल्स, फॉर मेल्स ऑल्सो आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। जैसे सुबह उठ रहे हो, सबसे पहले आपने नॉर्मल हाइड्रेशन, देन समथिंग टू मेंटेन सोडियम। सोडियम इनिशियली मॉर्निंग में अगर सेट हो जाता है तो लेटर इन द पार्ट ऑफ द डे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉर्मल रहेगा और एनर्जी अच्छी रहेगी। जैसे जनरली व्हाट वी आर गिविंग टू आवर क्लाइंट्स, मॉर्निंग में उन्होंने नॉर्मल पानी पिया, उसके बाद 1 ग्लास पानी में काला नमक डाल के दे दिया, जिससे उनका नॉर्मल सोडियम का बैलेंस हो गया। अब जो लोग ज्यादा एनर्जी को लेके प्रॉब्लम में रहते थे, उन्होंने विद इन अ वीक और विद इन 2-3 डेज वो लो एनर्जी कंप्लेंट खत्म कर दी। तो पहले सोडियम बैलेंस कर दिया, देन नेक्स्ट मील में थोड़ा सा पोटेशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, एंड लास्ट मील शुड बी इन पोटेशियम। ये बॉडी का जो कंप्लीट डिटॉक्स चल रहा होगा, जैसे अभी डिटॉक्स वाटर में क्या करते हैं, रात को जो डिटॉक्स वाटर है वो क्या करता है, पोटेशियम ही तो है उसमें, पोटेशियम क्लिनजिंग का काम कर रहा है। तो रात को जो मील ले रहे हो उसमें पोटेशियम आप रखो, जिससे आप इजीली मॉर्निंग में पूरा फ्लैश आउट करोगे टॉक्सिन्स को। विद बैलेंस्ड मील दिस शुड बी द अप्रोच फॉर वर्किंग फीमेल। मैम फीमेल हो या फिर मेल भी हो, हमारे इंडिया में हम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, जबकि मैं सप्लीमेंट करना अच्छी चीज होती है। उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट दवाई है, जैसे कि आपको भी पता है कि इंडियंस विटामिन डी में बहुत ज्यादा लो है, विटामिन B12 में भी बहुत ज्यादा लो है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ये चीज सोचना छोड़ देना चाहिए कि यार सप्लीमेंट दवाई है, हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स ना अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स फार्माकोलॉजिकल भी हैं, न्यूट्रिशन वाले भी हैं, ड्रग सप्लीमेंट्स भी हैं। फार्माकोलॉजिकल और ड्रग दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है, जैसे आई एम वर्किंग विद endocrinologist, whenever he is writing a list of medicines to the patient, they are saying सर इतनी सारी दवाइयाँ, तो मेरे डॉक्टर अच्छे से समझाते हैं उनको, देखो इसमें ना ये दवाइयाँ हैं, बाकी ये लिस्ट सप्लीमेंट्स की है, ये दवाइयाँ नहीं है। दिस शुड बी इम्पार्टेड इन पीपल के देखो सप्लीमेंट इज नॉट दवाई एंड दवाई इज नॉट सप्लीमेंट। फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट हो सकता है दवाई होगी, तो जैसे विटामिन डी के लिए आप ले रहे हो, मे बी फार्माकोलॉजिकल और मे बी नेचुरल वाला, तो आप जैसा भी दे रहे हो बस उनको सोर्सेज बता दो। मोस्टली कुछ सप्लीमेंट्स में आपको नेचुरल बेस्ड भी मिल जाते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो दैट्स इजी। जैसे अगर हम बात करें कैफीन की, डाइटरी सप्लीमेंट है, हम बात करें ग्रीन टी की, डाइटरी सप्लीमेंट है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं बीकासुल की, फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट है, तो वो अलग अलग रहते हैं। तो डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है। पहले तो लोगों को सप्लीमेंट्स के नाम से जो एक डर है वो निकालना होगा। डेफिशिएंसी जब होती है तो आपकी डाइट इज नॉट इनफ जो वो पूरा कर पाएगी, दवाइयां इज नॉट इनफ जो उस कंडीशन को खत्म कर देंगे। लाइक कंडीशन भी सही होनी चाहिए, साथ में वो स्टोर भी फिल होना चाहिए, उसके बाद मेंटेनेंस फेज चलेगा। अभी यू आर इन अ नेगेटिव स्टेट, सप्लीमेंट इज द नीड ऑफ आवर व्हेन डेफिशिएंसी इज देयर, और वो लेने में कोई बुराई नहीं, चाहे आप डाइटरी ले रहे हो चाहे जैसा मर्जी ले रहे हो। तो दवाइयां भी सप्लीमेंट हो सकती हैं, खाना भी सप्लीमेंट हो सकता है, दोनों तरीके से।